नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हज़रा का एक और शुमारा लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल। और नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो आप समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो यहाँ की लेक्स पे रहेगा। और पर्टिकुलरली जब हम लेक्स की बात करते हैं तो हम सबसे पहली चीज जो या सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है डल लेक का। तो आज का ये प्रोग्राम जो है इसी सिलसिले में हमने तरतीब दिया है। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हो रहा है इस लेक की कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के हवाले से। और इस पे बात करने के लिए हमने मदऊ किया है जनाब बशीर अहमद भट्ट साहब को, जो कि सरबराह हैं, वाइस चेयरपर्सन हैं J&K लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के। जी बस साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया रुख साहब। जब हम लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो नॉर्मली बहुत सारी लेक्स हमारे यहाँ पे J&K में हैं, लेकिन जहाँ तक आपके अदारे के जुरिस्डिक्शन का ताल्लुक है तो मेन फोकस जो है वो डल और निगीन पे ही रहता है। तो थोड़ा बहुत मैं चाहूँगा तमहीद में आपसे मैं ये जाने कि क्या है दायरा इख्तियार, क्या है जुरिस्डिक्शन आपकी। जो J&K लेक कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है 1997 में, उसका दायरा इख्तियार जो है वो खुसूसी तौर पे डल निगीन के ही रुतबे पे आता है। और उससे जो भी अलाइड वाटर चैनल्स हैं, जैसे जो तेलबल नाला है या इनफ्लो चैनल्स में बटशा नाला, पेशपाव नाला, और जो ड्रेनेज जहाँ से ये निकास होता है, आउटफ्लो चैनल्स भी है, निकासी होती है, चोंट कोल हो गया या आपका नाला आमिर खान हो गया, बाब डैम हो गया, ब्राड नंबल का एरिया, नोपुरा चैनल्स, और ये इसका जुरिस्डिक्शन है। जी बस अब की बार मैं थोड़ा बहुत अभी पिछले महीने हमने बजट में देखा कि एक अच्छी खासी जो रकम है वो मुख्तस की गई है इस लेक की कंजर्वेशन के लिए, इसकी प्रिजर्वेशन के लिए, इसकी मैनेजमेंट के लिए। तो उस सिलसिले में आपसे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तक 273 करोड़ का PMDP के अंदर इसके लिए मुख्तस किए हैं, जिसके कॉन्टेक्स्ट में हमने जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है, वो टेक्निकल वेटिंग के लिए उन्होंने भेजा हुआ है। और उसमें बेसिक हमने जो खास तौर पे जो अंदरून डल है उस पर फोकस करते हुए उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे जो हमारे हैमलेट्स हैं। डल में तकरीबन 58 हैमलेट्स हैं जो वहाँ के लोग हैं, डल डिवेलपर्स जिनको हम कहते हैं, वो तकरीबन 40 से 50 हज़ार की पॉपुलेशन है। उन पे फोकस किया जा रहा है इस टाइम पे। उनको वो बहुत सारी सहूलियातें दी जाएंगी और उनके जो हैमलेट्स हैं उनको प्रॉपर्ली डेवलप करके एक जो वहाँ का अनटैप्ड पोटेंशियल है टूरिज्म के हवाले से, जो बाहर के ममालिक में भी खास तौर पे कुछ जो नीदरलैंड्स वगैरह वहाँ पे होता है कि एक इको विलेज का कॉन्सेप्ट होता है, उसको उस नज़रिए से बनाया गया है। इसके अलावा उसमें कुछ और कंपोनेंट्स हैं ड्रेजिंग के हवाले से, लेक की एक्सपेंशन के हवाले से, कैचमेंट की। जो ही वो अप्रूव होता है तो इंशाल्लाह तौर पे वो पैसा हम इन कामों में सर्व करेंगे। जी बस अब मुझे ये बता दीजिए, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि पहले कुछ एक साल पहले हम ये सुनते थे कि डल के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उनको रिलोकेट किया जाएगा, रखे अर्थ या बाकी कई जगहों पर उनको रिलोकेट किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब उनको रिलोकेशन का फिलहाल ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। देखिए, रिलोकेशन के हवाले से पिछले जो PMDP या PMRP के तहत उनको रिलोकेट किया जाता था, उसमें उनकी जो मिल्कियती ज़मीन है या वहाँ ये है उनकी जो जागीर या उनका जो स्ट्रक्चर होता था, प्रॉपर्टी, वो उनको एक्वायर करके उनको शिफ्ट किया जाता था। ये काफ़ी सारे अरसे से चला आ रहा है। बट जो हमारा करंट फोकस वो ये है कि सब्जेक्ट टू द कैरिंग कैपेसिटी जो डल की होगी उतना ही करेंगे, क्योंकि डल और डल डिवेलर्स ये एक इकोसिस्टम है। डल डिवेलर्स के बिना डल में कोई मतलब डल नहीं रहेगा और डल के बिना डल डिवेलर्स नहीं रहेंगे। ये एक मछली और पानी वाला किस्सा है। तो ये वहाँ लोग रहते हैं। अब हमारा फोकस यही है कि उनकी जो ज़रूरियात है, चाहे वो वहाँ लाइवलीहुड के हवाले से हो, चाहे वो सहूलियात के हवाले से हो, उनको किया जाए, उन पे फोकस किया जाए
और ख़ास तौर पे जो टूरिज्म पोटेंशियल के हवाले से मैंने आपको पहले बताया कि उनको जैसे होम स्टेज होते हैं बाहर इको विलेज में, उनको वो सहूलियातें दी जाए। जी। अब ये तो एक अच्छी बात आपने कही कि ये जो डल ड्वेलर्स हैं वो और डल जो है टुगेदर दे कंस्ट्रूट द बायोस्फीयर ऑफ द डल लेक, यानी एक दूसरे के बगैर ये शायद नामुमकिन नामुकम्मल है, दोनों चीजें, डल भी और वो लोग भी। लेकिन बट ये भी तो एक चीज है ना कि जो लोग वहां पे रहते हैं या जो हाउस बोट्स वगैरह वहां पे हैं, अगर वो उनको मॉडर्न तर्ज की, साइंटिफिक तर्ज की सिविक एम्यूनिटीज दस्तियाब नहीं होती हैं, तो देन दे आर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द पोल्यूशन ऑफ द लेक। देखिए, पोल्यूशन के हवाले से मैं थोड़ा सा इसमें एक कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ कि जो हमारा डल लेक पे या डल नगीन दोनों लेक्स पे हमारा लोड है सीवरेज का, वो तकरीबन 48 MLDs है, मिलियन लीटर्स पर डे। उसमें से 5 STPs जो डल के अतराफ में बनाए गए हैं 5 जगह पे, वो तकरीबन 36 MLDs को केटर करते हैं। और जो गैप है उसमें 2 चीज़ें आती है। एक हमारा कैचमेंट का एरिया है, वहाँ पे 30 MLD का एक प्लांट बन रहा है गुप्त गंगा में, वो हमारा 3 STPs जो बाकी है उनको केटर करके और जो बाकी जो पॉपुलेशन बचती है उसको केटर करेगा। इसके अलावा जो हैमलेट्स का इशू है जो मैंने बताया, जैसे वो DPR में हमने वो कंपोनेंट्स ही रखे हैं, STP का प्रोविजन रखा हुआ, हर एक हैमलेट में या 2 हैमलेट्स को जोड़ के STP बनेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में हमने इस साल भी अपने जो कैपेक्स का स्टेट सपोर्ट होता है उसमें कुछ हैमलेट्स लिए हुए हैं, मॉडल के तर्ज पे वहाँ काम शुरू हो चुका है। उनको भी प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से कनेक्ट किया जाएगा, खा वो हैमलेट्स हो या कमर्शियल स्ट्रक्चर्स के हवाले से जो वहाँ हाउस बोट्स हैं, उनमें तकरीबन 900 हाउस बोट्स हैं डल नगीन में, जिसमें से नगीन वाले हमने वेस्टर्न शोर में हमने कनेक्ट कर दिए, पिछले साल ही किया था, वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट वो चल रहा है। इसके अलावा भी हमने काम शुरू किया था जो डल में है, क्योंकि वहाँ चैलेंजेस हैं, फ्लोटिंग सिस्टम एक हम बना रहे हैं और वो एक क्लस्टर एक हफ्ते के अंदर हमारा कंप्लीट हो रहा है, उसके फिर बाकी क्लस्टर्स भी होंगे। उस तर्ज पे हम सारे हाउस बोट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, हैमलेट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, और जहां से भी इसके अलावा भी कुछ और इंटरवेंशंस की जा रही हैं जो हैमलेट्स के अलावा भी जो फोर शोर में अगर कहीं लोड आता है, वहां हम बाज़ाबिता तौर पे ऑक्सीडेशन पॉन्ड, अगर आपने देखा होगा पिछले 1 साल से वहाँ काफ़ी तब्दीली हुई है कि जो हमारा नॉर्दर्न फोर शोर है उसके जो पूरे डिटेंशन पॉइंट्स पुराने बनाए गए थे उनको रिवाइव किया गया है। शालीमार से या निशात से लेकर बराबर डॉकयार्ड से लेकर जो हमारा पूरा वो चैनल ओपन किया जा रहा है, कुछ 70% काम वहाँ कंप्लीट हो चुका है। मकसद यही है कि जो भी कुछ जो ये लोड डिफरेंस है, मतलब जहाँ STP नहीं हो वहाँ, तब जब तक STP बन जाएगा तब तक भी हम डल में बिल्कुल भी जो हमारा सीवरेज है वो नहीं जाना चाहिए, और वो ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स के द्वारा या आर्टिफिशियल वेटलैंड्स के द्वारा ही रूट होके चला जाए। इस हवाले से और भी इक़दाम किए गए हैं जो हमारे इनफ्लो चैनल्स हैं, ख़ास तौर पे तेलबल नाले में काफ़ी सारा काम हो चुका है, और इसके अलावा भी ख़ास तौर पे हमने मीरकशाह नाला हमने इस बार लिया है, वो बड़ा खस्ता हो गया था और उसमें बड़ा पोल्यूटेड हो गया था, ऊपर से सॉलिड वेस्ट का है, वो हम पूरा उसको बैरिकेडिंग करके उसमें वॉल्स बना के और पूरा उसको ड्रेजिंग भी जारी है, तो ताकि मकसद हमारा यही है कि जो इनफ्लो है वहाँ भी सिल्ट लोड ना रहे और जो हमारे जो ये सीवरेज है वो डल में न जाए, और डल की क्वालिटी के हवाले से भी जो वाटर क्वालिटी है वहाँ उसको मॉनिटर प्रॉपरली किया जा रहा है। हमारे 17 पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं जिनमें हम खुद भी टेस्टिंग करते हैं, हमारे रिसर्च एंड मॉनिटरिंग विंग है, PCB के द्वारा भी हम वो टेस्टिंग करते हैं, और ओवरऑल हमने देखा है कि वाटर क्वालिटी उतनी ख़राब नहीं है जितनी हमें लगता है फिज़िकली, कि इसमें कुछ इश्यूज़ हैं कहीं कहीं जगह पे, जैसे वेस्टर्न शोर लाइन पे, क्योंकि वहाँ पे अभी जो ये सीवेज है वो डायरेक्टली जाता रहा है, उसको हम अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और डल लेक में तकरीबन 50% वाटर जो है बेदिंग क्वालिटी का B क्लास वाटर है, जहाँ DO लेवल है 6 के अबोव 6 और BOD हमारा 3 के करीब ही रहता है, एंड इट इज़ बहुत मतलब B क्लास वाटर का माना जाता है। और
हमारी क्वालिटी का ये भी एक इंडिकेटर है कि जो हमारा वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं निशात और पोखरीवल में, वो डल के पानी से ही सप्लाई होती है। मैक्सिमम वो 24 MGDs का ये है, उससे कैपेसिटी उनकी है। कुछ इश्यूज हैं डल में इसके अलावा भी, जैसे ब्लूम का इशू रहा है पिछले साल हमने देखा, क्योंकि डिवीडिंग हमने काफ़ी सारी स्केल पे कर ली, बिकॉज पिछले कुछ चंद सालों से उसमें काफ़ी सारा जो एरिया हमारा है, अगर डल का हम लीगल एरिया 25 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो ओपन स्पेस हमेशा तकरीबन 20 के करीब रहना चाहिए था, बट पिछले 8-10 साल के अरसे में ये रिड्यूस होके 12 स्क्वायर किलोमीटर रह गया था। बट हमने पिछले 2-3 साल में उसमें फुल स्केल मिशन मोड तरीके पे काम कर लिया, अपनी कैपेसिटीज़ बढ़ा के, और डल का जो रुकबा है वो इस टाइम पे 20.3 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो हम 1887 की बात करते हैं, जब लॉरेंस साहब ने इसका जो रुकबा मेजर किया था, तब 18.8 स्क्वायर किलोमीटर था। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि पिछले 100 साल के अरसे में डल का रुकबा डिक्रीज नहीं हुआ है, इनफैक्ट इंक्रीज होगा, क्योंकि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के अंदर यूईडी के पीरियड में या डल जो एलसीएमए के पीरियड में जो एरस्टवाइल LADWA था, तो उसके पीरियड में रिहेबिलिटेशन हो चुकी है, और जिनमें कुछ रुकबा हमने लेक की एक्सपेंशन की हुई है, जो फोर शोर पे कुछ रुकबा था वहाँ किया है। उस निस्बत से हमने इस बार भी ये कार्रवाई शुरू की है कि डल की एक्सपेंशन वो साइंटिफिक बेसिस पे होती है, क्योंकि हाइड्रोडायनेमिक्स देखना पड़ता है। हमने काफ़ी सारा एरिया अशाई बाग साइड हमने ओपन अप किया हुआ है, वहाँ तिलमहला हमने ड्रेजिंग के लिए आइडेंटिफाई किया हुआ है, वहाँ काम चल रहा है। हमारे 2-3 इंटीरियर्स में काफ़ी सारा एरिया है, उनको हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं पुरुमीद हूँ जितने सारे भी इंटरवेंशंस हम करने की कोशिश कर रहे हैं उनका दोनों मकसद है, एक तो डल को भी हम सर्वाइव अच्छे से उसकी जो अजमत है उसको बहाल करें, और जो डल डिवेलपर्स भी रहते हैं उनकी सहूलियात, उनको भी सहूलियात दे दें, और ख़ास तौर पे न सिर्फ टूरिस्ट के लिए बल्कि जो यहाँ के लोग हैं वो भी उससे महसूस हो सकें, और वो भी डल का जो ये है कंजर्वेशन के हवाले से वो पूरे मुतमईन रहें कि इसमें काफ़ी सारा एफर्ट किया जा रहा है। जी बस अब एक और चीज़ जो है, मतलब अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो जब भी हम हजरत बल की तरफ जाते थे तो रनावारी इलाका क्रॉस करके पर्टिकुलरली दाएं बाएं से हर जगह दैट यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ डल एंड निकीन लेक। फिर वहाँ पे वो फ्लोटिंग गार्डन जिनको हम कहते थे, वो रात वगैरह होते थे जहाँ पे सब्जी वगैरह उगाई जाती थी, और उनमें भी वो चैनल्स होती थी, छोटी छोटी कश्तियाँ उनमें भी लगी होती थी। लेकिन अब जब हम देखते हैं तो वो एक सॉलिड लैंड मास बन चुका है, और वहाँ पे कई एक जगहों पर तो कंस्ट्रक्शंस भी हो चुकी हैं। देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये डिनाई नहीं करते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहीं कहीं जगह पे, जैसे रिमोट सेंसिंग का डेटा हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट है, और उसके हवाले से कुछ एरिया का डल परसेंटेज टर्म्स में वो मतलब जैसे 570 के करीब जो एरिया है कनाल्स, वो कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्शन हुई है पिछले 20 साल 30 साल के अरसे में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उनको भी हम रिवाइव करने की कोशिश करें। हमने पिछले साल जो नेविगेशन चैनल्स हमारी थी उन पे काम किया, तकरीबन 15 उनकी जो विड्थ हो गई थी, हमने 15 किलोमीटर का जो लेंथ है नेविगेशन चैनल्स को टेकअप किया। जो आप चैनल्स की बात कर रहे थे इंटीरियर डल में डोलडम के पीछे, 15 में से हमने तकरीबन 10 किलोमीटर का वो नेविगेशन चैनल्स रेस्टोर की हुई है, जिनमें एक्चुअल विड्थ इस टाइम पे ओवर अ पीरियड सिल्टेशन होती है या फिलिंग भी होती है, एनक्रोचमेंट के भी रिपोर्ट्स थे। उनकी विड्थ तकरीबन 12 से 20 फीट कर दी है। उसमें काफ़ी सारा जो सिल्ट है वो निकाला हुआ है। जो आपने खुसूसी तौर पे कुछ एरियाज़ का जिक्र किया, वहाँ भी हमारा अभी हमने हाल में वहाँ डिप्लॉय की हुई है मशीनें, और वो पूरी चैनल्स हम रेस्टोर करेंगे, लोगों की मदद से कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने भी काफ़ी सारा सपोर्ट किया। कुछ एरियाज़ में डल में लोगों ने तो अपनी ज़मीन भी चैनल्स के जो उसका एरिया है उसमें दे दिया, ताकि नेविगेशन रेस्टोर हो जाए, और जो डल में इजीली, क्योंकि इसके ये सर्विसेज से भी लिंक्ड है, खुदा न खास्ता कहीं आग लगती है या कहीं पेशेंट को जाना पड़ता है, तो नेविगेशन चैनल्स जब रहती है, क्योंकि डल एक बड़ा यूनिक सिस्टम है, ये वहाँ ये नेविगेशन चैनल्स एज गुड एज सड़कें होती है। तो उसी हवाले से जहाँ भी हमें
हमने वर्क्स प्रोग्राम में पिछले साल रखा है, इस साल भी हम रख रहे हैं, अगले साल भी। मैं पूरी उम्मीद हूँ जितने भी हमारे नेविगेशन चैनल्स हिस्टोरिकली रहे हैं, प्रॉपरली हम रिकॉर्ड रखते हैं इस चीज़ का, उनको हम रेस्टोर करेंगे। और जितना जाज़िब नज़र डल बुलवार्ड या फोर शोर या नगीन एरिया है या अशाईबाग के साइड है, उससे ज़्यादा खूबसूरत ये वाला एरिया बन जाएगा। जी साहब, एक और चीज़ जो जिसकी तरफ जिस बारे में मैं आपकी ये राय जानना चाहूँगा, या फिर यानी एलसीएमए क्या कर रहा है, एक और जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूट फैक्टर हम कह सकते हैं कि लेक की सैनिटेशन की तई या फिर पोल्यूशन, वो है कि जो अपर कैचमेंट में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिल्ट जो है तेलबल नाले से या जो बाकी जो इनलेट ये ट्रिब्यूटरीज हैं जो मेन फीड करती हैं डल को, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा सिल्ट आ जाता है एंड फिर वो एक बहुत बड़ा डल की एलिमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया बनते हैं। देखिए, डल जो लेक है, मतलब साइंटिफिकली इसको हम एक हाइपरट्रॉपिक स्टेट में है कि न्यूट्रिशन लोड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जब से ये हैं, हज़ारों सालों से जब से हैं, तो ये सिल्टेशन नॉर्मली डायरेक्टली डल में ही जाती है। फिर दो ही चीज़ें होती हैं जिससे लेक की लाइफ या लेक का जो कंडीशन है वो डिटरमाइन है। एक तो सिल्टेशन लोड होता है, दूसरा जिसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस का रहता है, दूसरा सिवेज का रहता है। सिवेज अर्बनाइज्ड, जितना अर्बनाइज एरियाज होगा वो उसी से जनरेट होता है। फॉर्चुनेटली हमारा काफ़ी अरसे से जो, अगर हम लेक की एज की बात करें, हमारा डीपीआर जो एक एएचसी ने बनाया था, उसमें तकरीबन लेक की एज एस्टिमेशन हो 170 ईयर्स से लेकर 350 ईयर्स तक दी गई थी, अगर हम इंटरवेंशन नहीं करते उस टाइम पे। बट उसके बाद एसटीपीज बने हैं, काफ़ी सारे एसटीपीज बने हैं जो मैंने जिक्र किया। बट इसके अलावा सबसे बड़ा जो इंटरवेंशन मैं समझता हूँ जो किया गया है पिछले 20 साल में, वो ये है कि जो हमारा माउथ है जो तेलबल नाला का, उसमें हमने एक सेटलिंग बेसन बनाई हुई है, जिसमें तकरीबन अगर सिल्ट लोड के हवाले से हम बात करें तो तकरीबन डल में जो सिल्ट लोड कैलकुलेशन है वो 80,000 टन्स पर ईयर का है, जिससे डल की जो सतह है वो 1 सेंटीमीटर रिड्यूस हो बढ़ सकती है। बट उसमें वो सिल्टें वो रिवाइव हमने कर ली पिछले 2020 में रिवाइव कर ली वो सिल्ट सेटलिंग बेसन, उसमें डाइजर शिफ्ट किया, और पिछले 2 साल के अरसे में हमने तकरीबन 1.5 लाख क्यूम्स की जो सिल्ट है वहां से ऑक्सिलरी बेसन में शिफ्ट कर दी। तो इसके अलावा भी जो डिटेंशन पॉन्ड्स की मैं जिक्र कर रहा था, ऑल अलोंग हम वो रिवाइव कर रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि बिल्कुल कोई 1% सीवरेज भी डल में न जाए, और जो ये सिल्टेशन है जितना पॉसिबल है, सिल्टेशन को कंट्रोल करने के लिए जितना पॉसिबल है उतनी हम इंटरवेंशन करें। न सिर्फ ये कि सॉलिड वेस्ट के हवाले से भी सॉलिड वेस्ट भी डल में न जाए। अब इसमें एक इशू रहता है, जो हमारा सॉल्युबल नाइट्रोजन फॉस्फोरस होता है, वो जो क्योंकि कुछ एसटीपीज हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं, वहाँ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अरेस्टिंग टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा कारआमद नहीं होती है, और यहाँ जो हमारा सिल्टेशन, जो हमारा इनफ्लो मेन चैनल्स होता है, इनमें सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उसको भी हमने टेकअप किया हुआ है। हमारे विजन डॉक्यूमेंट में कुछ ट्रीटमेंट्स लिखे गए हैं जिनको हम कोशिश कर रहे हैं, उनको भी आइंदा कुछ अरसे में उनमें इनलाइन टेक्नोलॉजीज़ नई जो दुनिया भर में की गई है, उनको पायलट बेसिस पे हम टेकअप करें। और मैं पूरी उम्मीद हूँ जितने भी हमने इंटरवेंशंस किए हैं, कैचमेंट के हवाले से आपने जो बताया कि वहाँ क्योंकि अर्बनाइज्ड है, कुछ एरियाज़ में परमिटेड जोन्स हैं वहाँ पे, जहाँ क्योंकि हम बिल्डिंग ऑपरेशन कंट्रोल एक्ट के तहत भी जो बिल्डिंग परमिशन देते हैं, तो वो परमिटेड जोन्स हैं, तो वो जो प्रॉपरली साइंटिफिक स्टडी के द्वारा वो किया गया है हुआ है कि कहाँ पे हम को ग्रीन रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है, वो किया गया है। और कोशिश यही रहती है कि जितना साफ पानी दाची-गाम से या जो भी मार्जर लेक से, जहाँ से भी उसका कैचमेंट से जनरेट होता है, उतना ही क्वालिटी का पानी डल में आ जाए। जी। अब एक और चीज़ जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये कि डल के अंदर की जो कुछ ट्रिब्यूटरीज कह सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटरीज कह सकते हैं, जैसे नापोरा चैनल है, नाइदियार चैनल है, या नाला अमीर खान है। तो नाला अमीर खान में तो
फिर भी कदरे कुछ साफ पानी ही दिखता है। लेकिन ये जो खासतौर से नौपोरा चैनल में है, तो चूंकि ये भी एक निकासी का एक बहुत बड़ा जरिया है, लेकिन अभी भी जब जो इससे पानी आता है या जो इस चैनल की जो हालत है वो बड़ी देखिए, इट्स नॉट वेरी एनकरेजिंग। हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि डल लेक ओवरऑल अगर हम सिस्टम ले लें, उसमें चैलेंजेस हमारे वेस्टर्न शोर में हैं, जहाँ पे कुछ एरियाज अनकनेक्टेड रहे हैं ट्रेडिशनली। जैसे नौपुरा चैनल के मुतसिल में जो भी लोग रहते हैं, उसमें से कुछ का जो ये गलाजत वगैरह जो जनरेट होते हैं, सीवेज जनरेट होते हैं, वो डायरेक्टली उसमें जाता है। तो उसमें भी कोशिश की जा रही है उनको भी कनेक्ट किया जाए, कोई गार्लैंड सिवर के द्वारा या कोई भी और भी लोकलाइज इंटरवेंशन के द्वारा। फॉर्चुनेटली कुछ एरियाज में लोगों ने खुद ही सेप्टेज बनाए हुए हैं, तो उससे काफ़ी सारा इम्प्रूव होता है। नौपुरा चैनल हमारे लिए चैलेंजिंग है, बट नाला आमिर खान में हमने काफ़ी कोशिश की। जो खास तौर पे उसमें सॉलिड वेस्ट का इशू था, वो हमने एक दो जगह वहाँ पे प्रॉपरली उसको नई जो फेंसिंग की हुई है और जो रैंप्स बनाए हुए हैं जिसमें सॉलिड वेस्ट कंट्रोल होता है। वहाँ भी कुछ एरियाज़ हैं, जैसे वहाँ एक चैनल आती है जो कैचमेंट है एक और एसटीपी का जो बन रहा है, एनबीसीसी बना रही है नूरबाग में, तो वो जब कनेक्ट हो जाएगा तो मुझे लगता है उसकी भी काफ़ी सारी कंडीशन इंप्रूव होगी। फॉर्चुनेटली हमारे लिए जो लोकल इंटरवेंशंस लोगों ने खुशहाल सर गिलसर में पिछले 2 साल के अरसे में की हुई हैं, या बाकी जो अलाइड डिपार्टमेंट्स इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, एसएमसी, स्मार्ट सिटी, और हमने भी कोशिश की है कुछ वहाँ जो गैर ये एनजीओज या जो उनकी भी इंटरवेंशन रही है, उसमें वहाँ भी इम्प्रूवमेंट काफ़ी सारी हुई। उससे जो हमारा जो ये नाला आमिर खान है उसमें भी काफ़ी वाटर क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट हुई। और यही इंटरवेंशंस की हमें और भी जगह कहीं जहां लगता है वहां ज़रूरत है। बाबी डैम में हमने पिछले 2 साल के अरसे या 3 साल के अरसे में काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट किया हुआ है। वहां भी चैलेंज हैं, खासतौर पे सीवेज के हवाले से जो जनरेट होकर डायरेक्टली जाता है, उसको हम इंशाल्लाह तौर पे प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं। और बिल्कुल भी हमारा यही मकसद है कि बिल्कुल कोई डायरेक्टली सीवरेज कोई भी 1% भी डल, नगीन या उससे अलाइड वाटर बॉडीज में न जाए। जी बस अब कुछ शोरलाइन ड्रेजिंग भी आजकल देखने को मिल रही है काफ़ी सारी जगहों पर एज फार एज डल इज कंसर्न। देखिए, डल नगीन लेक के जो तहफ़्फ़ुज़ या इंतज़ाम के सिलसिले में एक बड़ा इंटरवेंशन यही रहता है कि जो इसमें वीड है, जिसको आम फहम लैंग्वेज में वीड बोलते हैं, बट एक्चुअल में वो मैक्रोफाइट्स है, इसके इकोसिस्टम के पार्ट हैं। अब उसने ओवरवेल्म किया था पूरे एरिया को, जैसा मैंने बताया लिली आ गई थी 6 स्क्वायर किलोमीटर के 7 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, और 1/3 ऑफ द ओपन सर्फेस उसने कवर किया था। इसके अलावा भी जो वहाँ ट्रेडिशनली तकरीबन 40-42 स्पीशीज़ है, सेरोटोफाइलम, माइरोफाइलम, निम्फॉइड्स और भी स्पीशीज़ हैं, फ्लोटिंग वीड्स रहते हैं। हमारा पूरा मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इसको केटर करने के लिए पूरा मुनज़्ज़म है, पूरा तैयार है। बट हमारा शोर लाइन चैलेंजिंग इसलिए रहता है कि वहाँ हमारी मशीन्स नहीं जा पाती हैं। इसमें डीपीआर में ही मेंशन किया गया हुआ है कि जो हमारी शोर लाइन होती है उसको, क्योंकि डल में ड्रेजिंग फुल स्केल नहीं हो सकती है, कंट्रोल्ड ही हमें करनी पड़ती है ड्रेजिंग। हमने पिछले 2 साल के अरसे में जो हमारा हज़रतुल बेसन है, निशात से लेकर पूरा हबक तक, वो ड्रेज आउट किया हुआ है शोर लाइन में, और उसमें काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट आ गई शोर लाइन में। यहाँ पे हमारा लाम में हमने पहली बार, मुझे लगता है कि पिछले 30 साल के अरसे में शोर लाइन ड्रेजिंग शुरू की हुई है, जिससे 2 मकसद हैं। एक ये शोर लाइन की जो डेप्थ है वो इंक्रीज की जाए, दूसरा ये है कि इसमें क्योंकि ब्लूम हिट रहता है, उसमें कोशिश की जा रही है कि वो ब्लूम से मुबर्रा हो जाए और ब्लूम ना आ जाए, जो जनरली मई जून के महीने में रहता है। और क्योंकि वो एरिया बड़ा इन्फेस्टेड रहता है, और मुझे लगता है इस इंटरवेंशन से वो इशू भी हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। जी, अब इसी से के साथ एक और जो इशू है वो ये कि कुछ एरियाज हैं डल की पेरिफेरीज में ही, जहां पे जो आपकी एलसीएमए है, यही एक अथॉरिटी है। जैसे किसी को बिल्डिंग परमिशन, कोई मकान बनाना हुआ या कोई और कंस्ट्रक्शन करनी हो, तो वहां पे म्यूनिसिपैलिटी का जुरिसडिक्शन नहीं आता, वहां पे एलसीएमए का जुरिसडिक्शन आता है। तो उसमें भी ये जो परमिशन का सिलसिला है, इसमें काफी ज्यादा
तवालत होती है, काफी ज्यादा देरी लगती है? जी, इसमें देरी पहले काफ़ी सारी लगती थी। इसमें तो मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स थे जिसमें लोगों ने कंप्लेंट की है कि एक एक साल तक पेंडिंग रहती थी। तो उस हवाले से हमने ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन पे और चीफ सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन पे ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम बनाया है, जिसमें एक फ़र्द को जो भी हमारे जुरिडिक्शन में आता है उसको डायरेक्टली अप्लाई करना है, और उसके हमारे चूँकि हमारा बिल्डिंग कंट्रोल ऑपरेशन एक्ट हम ये ऑपरेट करते हैं, तो उसमें जब भी हमारी सब एनओसीज डिफरेंट डिपार्टमेंट से आ जाती है तो उसमें हम मीटिंग करके उसी टाइम दे रहे, और ये हम रेगुलरली करते हैं। मेरे हिसाब से 1 महीने के अरसे मतलब एक इतनी ही देरी रहती है, 30 दिन। अगर सब एनओसीज आ जाती हैं तो 30 दिन में एक बिल्डिंग परमिशन मिल जाती है। बट इस हवाले से मैं एक और आपकी वसातत से नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि जो पहले एक थोड़ा सा एक मैकेनिज्म ये था कि रिपेयर के हवाले से जो ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शंस पे उनको ऑनरेबल कोर्ट ही पे अप्लाई करना पड़ता, अब वो रिड्यूस किया गया है। उसकी कंप्लाइंस वो हमारे ही अथॉरिटी देती है। तो और मेरी आपकी वसातत से लोगों को यही गुजारिश रहेगी कि वो बिल्डिंग परमिशन अप्लाई करके ही कंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि हमारे बहुत सारा रिसोर्स या बहुत सारी जो क्या कहते हैं कि एनफोर्समेंट का जो मैन पावर उसी लिए लगता है, जिसमें इलीगल कहीं पे स्ट्रक्चर्स हैं। हालांकि कुछ एरियाज में परमिटेड भी होता है, बट लोग हो सकता है कि नॉलेज ना हो, उस हवाले से वो परमिशन नहीं लेते हैं। तो मेरी गुजारिश यही है कि वो प्रॉपरली अप्लाई करें। बहुत सारी चीज़ें अलाउड है, वो उनको वैसे ही अप्लाई करके लेना चाहिए। जी, अदरवाइज भी हम सबके लिए ज़रूरी है कि जो लॉ ऑफ द लैंड जिसको हम कह सकते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इन वो हैं, हम उनकी पासदारी करें, उनको उनके हिसाब से ही अपनी ज़िंदगी को बसर करें। बशीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और हमारे साथ बात की। और नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दे दीजिए। खुदा हाफ़िज़।